गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आपका स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि आज से हम लोग का 2020 टेक पर इस चैनल पर क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। और इसका पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। आप तो इससे जान ही रहे हैं कि इस चैनल के थ्रू साइंस का सीरीज तो चल ही रहा है 9-10 का, उसका भी PDF जनरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो कि एक बार PDF लाऊंगा और उसका पूरा मैं अच्छी तरीके से बताऊँगा। और मैथ का भी सीरीज चल ही रहा है 9-10 का, और 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का चल ही रहा है। और आज से हम लोग का सोशल साइंस का स्टार्ट हो रहा है 9th क्लास का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे चैप्टर 1 से। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में ये कैसा लगा, ठीक है, ताकि मैं इसे और काम कर सकूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करना। इससे क्या होगा कि जो भी इस चैनल के थ्रू सीरीज लाया जाएगा फ्यूचर, वो भी आप तक पहुंचेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा, रीच मिलेगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे अभी करेंटली। और एटलीस्ट शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जितने भी अभी तक जो भी नहीं जुड़े हैं बच्चे, क्योंकि देखिए इस चैनल के थ्रू जो भी टारगेट बनाया गया है वो आपके सिलेबस प्लस आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब की बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज स्टार्ट किया गया है वो लाया जा रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर लेना। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज पहला क्लास है तो बताइएगा कैसा लगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कैसा समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं क्या करूँगा, यदि किसी को प्रॉब्लम आता है तो मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का टॉपिक को लेते हुए आगे। तो देखिए आज हम लोग क्या टॉपिक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले देख लेते। आगे टॉपिक है लेकिन पहले देख लेते क्या क्या है थोड़ा, ठीक है। देखिए 14 जुलाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अलार्म, एक कैसे होता है कि हल्ला हो जाता, उस तरह से रियोटिंग बोथ ही दंगा फसाद होने लगा, ठीक है। पेरिस और कंट्री साइड में वहाँ पे क्या होने लगा, दंगा फसाद होना, रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। देखिए कुछ रूमर था, किंग कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी। किंग जो कमांडर था वहाँ का, वो आर्मी सबको, ट्रूप सबको, जो भी सैनिक सब थे उन सभी को बोला कि आप लोग सिटी में इंटर करो। रूमर क्या था, देखिए रूमर मीन्स क्या, झूठा, अफवाह। रूमर क्या था कि इज डैट किंग ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर ऑन सिटीजन। वहाँ पे ये बात झूठा फैल चुका था कि जो किंग थे ऑर्डर किए थे क्या, आर्मी को फायर करने सिटीजन पे, ये था। इस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ के मैन और वुमेन थे, इस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ के मैन और वुमेन थे गैदर्ड हो गए, कहाँ पे, टाउन हॉल में। एक जगह था टाउन हॉल, वहाँ पे जाके सभी कोई गैदर्ड हो गए थे। वो एक ग्रुप बन गया था, बहुत बड़ा ग्रुप, जिसको मिलिशिया बोलते हैं हम लोग। और ये लोग क्या सर्च करने लगे ना, वहाँ जाने के बाद स्टार्ट सर्चिंग आर्म्स इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में क्या जाके आर्म वगैरह सर्च करने के लिए, हथियार वगैरह खोजने लगे, ताकि ये जो मान लीजिए ये जो किंग जो आर्मी सब आते, यदि उन पर फायर करते तो इनके लिए भी एक सेल्फ डिफेंस का काम क्या करता है ये आर्मी, ये आर्म्स, जो कि मैन और वुमेन जाकर गवर्नमेंट बिल्डिंग में सर्च करने लगे थे। किसकी वजह से, जो भी रूमर फैला था। यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या है ना इसमें, कि सेवरल 100 पीपुल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में बेस्टाइल रीजन तरफ वे लोग आगे बढ़े। वे लोग क्या किए, बेस्टाइल रीजन तरफ आगे बढ़े। हियर वहाँ पे देखिए क्या हुआ, वहाँ उसके बाद देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे वे क्यों गए, कि कुछ उम्मीद से गए। ये एक होता नहीं, ये बंदूक का चाहे आर्म फोर्सेस हैं उन सभी का गोदाम वगैरह चाहे बोलिए तो जहाँ पे रखा हुआ रहता है, तो वहाँ पे वे लोग जाके ये खोजने लगे बेस्टाइल रीजन तरफ। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे एक चीज़ और है कि अभी जो किंग के थ्रू जो भी लाया जा रहा था, ठीक है, वो सिटी वाज हैज़ हेटेड, काफ़ी गुस्से में थे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। जो भी किंग का पावर था जो कि मिसयूज हो रहा था, उससे जो सिटी के लोग थे काफ़ी मायूस थे, इसीलिए वे इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जाके खोजना, आर्म फोर्सेस को देखना। तो वे काफ़ी कोशिश कर रहे थे, जाके देख रहे थे, ठीक है। और देखिए आगे में क्या दिया हुआ है,
देखिए यहाँ पे क्या, इन आर्मी फाइट किंग गॉट किल्ड, प्रिजनर्स वेयर हियरलेस्ट, ओके, ओनली 7, मतलब रिलीज्ड, ओके, प्रिजनर जो भी थे साथ ही रिलीज किए गए थे, साथ ही रिलीज कर दिए गए थे। वहाँ पे काफ़ी बड़ा फाइट हो चुका था मतलब फोर्टिजेस प्रिजन, ओके, जितने भी थे। अब फोर्टिजेस देखिए क्या थे, तो फोर्टिजेस मतलब डिमोलाइज्ड स्टोन फ्रैगमेंट वेयर सोल्ड टू वूम हु विश टू कीप सर्वाइवर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, ओके। मतलब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि, तो यहाँ पे देखिए क्या कहने का मतलब है ना कि जैसे कि मान लीजिए हैज़ फोर्ट्रेसेस प्रिजन, ओके, जितने भी थे सभी को उन्होंने क्या कर दिए थे। फोर्ट्रेसेस का मतलब देखिए क्या है, पहले दिया हुआ, डेमोलिश्ड स्टोन फ्रैगमेंट वेयर सोल्ड टू वूम हु विश टू कीप सर्वाइवर और डिस्ट्रक्शन, ओके, मतलब ये लोग विश कर रहे थे रखना, जो कि मतलब जो भी उस वार में जो भी मतलब बर्बादी हुई, क्षति हुई, मतलब एक तरह से बोले तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, मतलब कि स्टोन फ्रैगमेंट्स को मतलब बेच दे रहे थे, ओके, जो मतलब रखना चाह रहे थे, विश टू कीप सर्वेनियर, ओके, सर्वेनियर के तौर पर रखना चाह रहे थे उसे, पहचान के तौर पर, ओके। यहाँ पे देखिए क्या, पीपुल प्रोटेस्टिंग फॉर हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, मतलब ब्रेड का प्राइस काफ़ी हाई हो चुका था, इसलिए वे लोग प्रोटेस्ट में आ गए थे। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ चेन टू लेट द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग ऑफ फ्रांस, ओके, एग्जीक्यूशन मतलब ये मतलब एक तरह का शुरुआत ही था, ठीक है, मतलब किंग ऑफ फ्रांस को हटाने के लिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा बात को कि पीरियड बिफोर 1789 कॉल्ड ओल्ड रिज्म, ओके, ओल्ड रिज्म बोला जाता है 1789 से जो पहले का बात था इस था, ओके। यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब क्या लेट 18th मीन्स क्या, 1774 में मैंने 10th क्लास में बताया हूँ, ओके, 10th क्लास के एक शायद पार्ट टू में भी 3 में भी मैं बताया हूँ, आप लोग को भी मैं बता दूँ कि जैसे मान लीजिए 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ कि 700, ओके, 1700 टू 1799, ये आपका क्या हो गया 18th सेंचुरी, ये आपका क्या हो गया 18th सेंचुरी। अच्छा 18th सेंचुरी तो हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग 18th सेंचुरी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, अब जैसे कि 1700, ओके, और यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए 1799 के बाद क्या आएगा, 1800 आ जाएगा, तो 1800 से 1899, ओके, ये क्या है हमारा 19th सेंचुरी आ जाएगा, ओके, 19th सेंचुरी, ओके, सेंचुरी मीन्स क्या 100 ईयर्स होता है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 ईयर हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 18th सेंचुरी बोलेंगे। अच्छा पकड़ना कैसे है, तो देखिए यहाँ 17 चल रहा है, ये 17 चल रहा है, तो मतलब 18th आएगा, एक आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है, जो चीज़ जो ईयर चलेगा, मतलब जो सदी चलेगी उसके अगला हम लोग उसे बताएंगे। 1700 चल रहा था तो हम लोग 18th सेंचुरी बता दिए, 18वीं सदी, ओके, यहाँ देखिए 18 चल रहा है, ओके, तो ये 19वीं सदी आएगा। अभी क्या चल रहा है, अभी हम लोग का चल रहा है 2000 से 2099 तक जाएंगे हम लोग, ओके, 2099 तक, तो ये क्या है 21वीं सदी है, ठीक है, ये क्या 21वीं सदी है, अभी चल रहा है 2021, ओके, 2021 चल रहा है, तो ये क्या हम लोग का 21वीं सदी चल रहा है, 20 है यहाँ पे तो 21वीं सदी चल रहा है, इसको इस तरह से समझिए, ओके। तो देखिए लेट 18th सेंचुरी मतलब क्या 1774 की बात है, 1774, क्योंकि देखिए 1750 तो मिड हो गया ना, 1750 क्या हो गया मिड ऑफ 18th सेंचुरी, तो लेट है मतलब अंत होने वाला है, जब 18th सेंचुरी का जब अंत होने वाला, ओके, तो 1774 आएगा, ओके, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो देखिए 1774 में क्या हुआ ना कि एक लुइस 16 थे, ओके, जो कि 20 ईयर्स ओल्ड थे, बर्बन फैमिली से थे, इन्होंने मैरिड किया मैरी एंटोनिटी, ओके, इन्होंने शादी किया किससे, मैरी एंटोनी, ओके। देखिए लुइस 16 के बारे में और क्या लिखा हुआ है, देखिए इनके अंडर क्या हुआ ना कि अंडर इट फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ओके, इनके अंडर क्या हुआ कि जितने भी फ्रांस मतलब मदद किए थे किसको, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ओके, ठीक। यहाँ पे देखिए लॉन्ग ईयर ऑफ वार क्राइसिस इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, मतलब जो भी वार चल रहा था 1789 से फ्रांस में, उसकी वजह से क्या हुआ ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी आ गया, मतलब काफ़ी तंगी आ चुकी थी, ओके, मंदी वगैरह आ गया था, रिसोर्सेज इन फ्रांस, ओके, फ्रांस में काफ़ी इस तरह का प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ देखिए क्या है,
द वार लेड टू मिलियन लेबरस, लेबरस क्या होता है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ओके, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, लेबरस, ओके, टू डेप्ट, मतलब कर्ज में काफ़ी डूब चुका था, ओके, फ्रांस। वार होगा, नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है, वार होगा, नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है वो तो होना ही है। तो वही बात है यहाँ पे, देखिए लेंडर स्टार्ट चार्जिंग और 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लेंडर्स थे जो भी मतलब दे रहे थे लोन वगैरह, तो वो लोग 10% अधिक इंटरेस्ट मतलब देने लगे, लेने लगे, ओके, लोन्स पर। अब इनकी वजह से क्या हुआ, कंडीशन लेड टू इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस बढ़ना पड़ा। टू टैक्स क्यों बढ़ाया गया, अब टैक्स क्यों बढ़ा दिया गया, टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, मतलब जो भी डेली का खर्च था वो गवर्नमेंट तक आए। मेंटेनिंग आर्मी, आर्मी को मेंटेन रखना तभी ना लड़ पाएंगे। कोर्ट को मेंटेन रखना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, ओके, रनिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जैसे क्राइसिस आ ही गया था तो गवर्नमेंट के पास कुछ तो रास्ता नहीं बचा, तो उसको कुछ करना था, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा के उन्होंने क्या किया, तो टैक्स क्यों बढ़ाया, तो मेंटेनिंग आर्मी, ओके, कोर्ट में मतलब कोर्ट बनाना, ठीक है, और द रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, रनिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, ओके, इसलिए उन्होंने टैक्स बढ़ाया। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1-2 मिनट आप लोग रिवाइंड कर लेना और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहीं तक ही सीमित नहीं था, नॉट इनफ टू येट, यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने क्या किया ना, फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड इनटू 3 स्टेट, फ्रेंच सोसाइटी को 3 ई स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, 3 ई स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, ओके, फ्रेंच को 3 ई स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए वो कौन कौन सा था, तो फर्स्ट स्टेट क्या था, क्लर्जी था, ओके, सेकेंड स्टेट क्या था, नोबिलिटी था, एंड थर्ड स्टेट क्या था, थर्ड स्टेट में मतलब जो टैक्सेस पे कर रहे थे वे लोग शामिल थे, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 चीज़ है आप लोग थोड़ा बारीकी से समझिएगा, ओके, बारीकी से समझना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे क्या करूँगा, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ओके, कमेंट बॉक्स में ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। देखिए फर्स्ट स्टेट कौन से थे, क्लर्जी थे, ओके। देखिए जैसे कि पहले थर्ड स्टेट देख लेते, क्या, दे हैव टू पे टैक्सेस, ओके, दे हैव टू पे टैक्सेस, ओके। और देखिए क्या इसका दिया हुआ, बिजनेसमैन थे, ओके, मर्चेंट्स, कोर्ट्स ऑफिशियल लॉयर्स थे इसमें शामिल, ओके, पीजेंट्स एंड आर्टिजन थे, और स्मॉल पीजेंट भी थे, लैंडलेस लेबर थे, ओके, सर्वेंट्स वगैरह थे। ये लोग क्या थे, मतलब ये थर्ड स्टेट्स में आते थे, ठीक है। अब देखिए नोबिलिटी और क्लर्जी में यदि हम लोग देखें, ओके, नोबिलिटी और क्लर्जी में देखें ना, तो क्या है ना कि दे बोथ इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस, ओके, सर्टेन प्रिविलेज इन्होंने इंजॉय किया। अच्छा प्रिविलेज होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रिविलेज पहले हम लोग देख लेते हैं, अ स्पेशल राइट और एडवांटेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड और अवेलेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप, किसी को मतलब स्पेशल राइट्स वगैरह देना उसे प्रिविलेज कहते हैं, ओके। तो देखिए इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस, इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस, एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, इनको टैक्स नहीं पे करना था, और इनको क्या था, थर्ड स्टेट्स को टैक्स पे करना था। तो फर्स्ट और सेकंड को हमको टैक्स नहीं पे करना था, और थर्ड स्टेट्स को किस क्या पर ये टैक्स हमारा पे करना था, ओके। नोबिलिटी में भी देख लीजिए, दे इंजॉयड फर्दर फेडरल ड्यूज, ओके, दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट। अच्छा फेडरल, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, फेडरल वर्ड आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, ये तीनों स्टेट्स है ना, मतलब फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आते थे, ठीक है, फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आते थे। अब फेडरल सिस्टम देख लीजिए क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, देखिए फेडरल सिस्टम एक्चुअली होता क्या था। फेडरल सिस्टम, ओके, फेडरल सोशली एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या होता है, सोशली एंड पॉलिटिकली सिस्टम होता है। लैंड होल्डर्स टू टेनेंट्स इन, मतलब लैंड होल्डर्स लैंड देते थे इन एक्सचेंज ऑफ देयर लॉयलिटी एंड सर्विसेज, ओके। जैसे मेरा लैंड है, मैं क्या करूँगा, दे दूंगा किसी को, करो काम और मुझे कुछ लॉयलिटी दो उसमें से, ओके। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो इन लोगों को थोड़ा मतलब फेडरल ड्यूज से हटा के रखा जाता था, ओके, यही सब है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि इस एजुकेशन इज़ ए राइट नॉट अ प्रिविलेज, एजुकेशन क्या इज़ ए राइट, मतलब एजुकेशन तो सबके लिए ना है, एजुकेशन क्या सबके लिए है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल राइट्स है, जैसे कि जैसे बहुत सारा हो सकता है, यहाँ पे जा सकते हैं, ये यहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं, ये लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं, ओके।
सर्टेन राइट्स, जैसे कि ये मतलब पे से बचे हुए थे, ये लोग क्या थे, पे से मतलब टैक्सेस पे करने से बचे हुए थे, और ये लोग टैक्स पे नहीं, मतलब टैक्स पे करना था। ओके, थर्ड स्टेट्स को क्या करना था, टैक्स पे करना था, और इन लोगों को टैक्स पे नहीं करना था। ओके, सेकेंड और फर्स्ट को। तो उस तरह के प्रिविलेज, मतलब सर्टेन प्रिविलेज उन लोगों को दिया गया। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ ये क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट, सेकेंड ऑन एंड थर्ड स्टेट्स। आप लोग क्या करिए, नोट करते जाइए। ओके, जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर वीडियो को पॉज किए, ऑन कीजिए। ओके, देखिए अब आगे क्या है हम लोग का, कि थोड़ा सा और देख लेते हैं। लुइस 16 के बारे में मैं लिख दिया था ताकि छूटे ना कुछ भी। देखिए 1774 में क्या हुआ कि लुइस 16 थे, जो कि मतलब किंग थे फ्रांस के। ओके, फेसेस एम्प्टी ट्रेजर एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन अ सोसाइटी। उन्होंने क्या देखा ना कि मतलब सोसाइटी में काफ़ी मतलब अनसेटिस्फैक्शन उत्पन्न हो रहा था। ओके, काफ़ी अनसेटिस्फैक्शन उत्पन्न हो रहा था, ये उसे भी उन्होंने देखा था। पीजेंट फोर्सेस टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, मतलब पीजेंट क्या देखे ना, मतलब देखे ना कि पीजेंट सब ना सर, मतलब जो लॉर्ड थे, मतलब जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो मालिक थे उनके, पीजेंट सबके जो मालिक थे उनको मतलब काफ़ी तरह का सर्विस दे देते थे, जैसे कि वर्क इन हाउसेज, टू सर्व इन आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, पीजेंट्स को टैक्स पे करना था। ओके, दे हैव टू पे टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो पेड करते उसे टैली बोलते थे। ओके, टैली टू स्टेट, मतलब डायरेक्ट पे करते थे टैक्स किसको, टू स्टेट को। तो वो क्या था, मतलब टैली के रूप में। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, टैली, TAILLE। और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन सॉल्ट और टोबैको, इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था सॉल्ट और टोबैको पे। ओके, चर्च थे, चर्च भी क्या करते थे, पीजन सबसे टैक्स लेते थे। चर्च एक्सट्रैक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीजन, तो किस लिए लेते थे, तो देखिए किस रूप में लेते थे, अ टैक्स लेविड बाय द चर्चेस कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एक एक दसवां, मतलब जितना भी कोई पीजेंट है। ओके, वे जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है एग्रीकल्चर में, उसका 1/10, ओके, 1/10 हिस्सा चर्च वाले लोग डिमांड कर रहे थे। उनका टैक्स लेने का यही तरीका था। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या है ना कि यहाँ देखिए आगे में क्या दिया हुआ है, आगे में क्या है कि burden on financing activities of these of the state is totally depend on the tax coming from the third estate alone। burden on financing activities, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में काफ़ी बर्डन होते जा रहा था अब स्टेट का। और ये लोग काफ़ी मतलब जैसे वार हुआ था, जो भी एक्टिविटी हुआ था, तो उससे तो फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ना था ही। तो इन्होंने मतलब जो भी गवर्नमेंट थी, ओके, मतलब उस पर काफ़ी बर्डन होते जा रहा था फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। तो उनको एक ही था, मतलब कि क्योंकि लोग टोटली क्या थे, डिपेंडेंट थे टैक्स पर। ओके, कहाँ से आ रहा था, जो कि थर्ड स्टेट से आ रहा था अकेला अकेली। यहाँ पे मैंने आपसे अभी बताया था, दे हैव टू पे टैक्सेस। ओके, थर्ड स्टेट्स को क्या था, टैक्स पे करना था, और इन दोनों को टैक्स पे नहीं करना था। तो यही वही चीज़ यहाँ, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ओके, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए। तो देखिए क्या, द पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन इंक्रीजेज, पॉपुलेशन बढ़ा 23 मिलियन से, जो कि 1715 में था, वो कहाँ तक पहुँच गया, 28 मिलियन तक वो पहुँच चुका था। ओके, 28 मिलियन तक पहुँच गया था, कब, 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। ओके, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड। ओके, अब फूड ग्रेन्स के लिए डिमांड होने लगा। ओके, देखिए इसके बाद क्या है कि द फ्रांस, ये इससे क्या हुआ ना कि प्राइस ऑफ ब्रेड ऑल्सो इंक्रीज है, जो कि स्टेबल डाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ओके, स्टेबल डाइट मतलब कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डेली, हम लोग भी चावल डेली खाते हैं। ओके, चावल डेली खाते हैं हम लोग, रोटी भी डेली खाते हैं, ठीक है, गेहूँ। तो स्टेबल फूड के तौर पर उसमें ब्रेड के तौर पे इस्तेमाल होता था। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इसका भी डिमांड बढ़ चुका था, लेकिन इसका फिर प्राइस और भागने लगा। और जैसे कि मान लीजिए उन लोग को, लेबर सबको तो उतना फ़ायदा होता नहीं था, मतलब ठीक है, तो उन्होंने क्या मतलब ये बोला ना कि कुछ एक फिक्स्ड वेजेस किया जाए, फिक्स्ड वेजेस ऑफ लेबर इन वर्कशॉप में ना वेजेस को फिक्स करना चाहिए। ओके, नॉट की पीस, ओके, नॉट की पीस विथ राइज इन प्राइस। ओके, मतलब प्राइस बढ़ते हुए को ध्यान में नहीं रखते हुए, मतलब उनका वेज को बढ़ाया जाए, थोड़ा फिक्स्ड करना चाहिए था। लेड टू इंक्रीज इन गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। ओके, जो पुअर थे और जो रिच थे,
इसकी वजह से क्या हो गया ना कि मतलब काफ़ी दोनों में मतलब दूरी बनने लगा। ओके, जो प्राइसेस को बढ़ाया गया, ओके, उनकी वेजेस को बढ़ाया गया। थिंग्स बिकम मोर डिफिकल्ट व्हेन डाउट एंड हेल्प। ओके, मतलब डाउट मतलब ये यहाँ पे डी आर होना चाहिए, DROUGHT, डाउट मतलब सूखा वगैरह जब आता था ना, जैसे सूखा आ गया, कभी पानी उनी तेज़ी से आ गया, ओके, तो उसके वजह से भी काफ़ी दिक्कत होता था। मतलब अब मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो बात भी आ जाती है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, मतलब कुछ क्राइसिस आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब देखिए, समथिंग डेट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस, मतलब ये तेज़ी से काफ़ी होने लगा। अब जाहिर सी बात है, सूखा वगैरह आएगा तो होना ही है। ओके, तो यही चीज़ है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि हाउ वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, कैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन हुआ। ये देखिएगा आपके एनसीईआरटी बुक में, ये एनसीईआरटी के बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ कि एनसीईआरटी बेस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड उसी से मैं नोट्स निकाल रहा हूँ। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी का जब एक ये टॉपिक है हाउ वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, ये आप जब खोलिएगा, मतलब पेज जब ओपन करिएगा, तो ये देखिए ये लिखा रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। ओके, यहाँ पे भी ब्लैंक रहेगा, ये लिखा रहेगा, ये वाला आपका लिखा हुआ रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा और ये भी ब्लैंक रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको ये फिलअप करना है, इसको भी 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 फिलअप करना है। और आप देखिएगा यहाँ नीचे में ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, साइड में दिया हुआ ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो इसी से भरना होगा हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ ना, इंक्रीज ऑफ डेथ। तो इंक्रीज ऑफ डेथ कैसे आया, ठीक है, इंक्रीज ऑफ डेथ कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ होगा, तो जैसे बैड हार्वेस्ट के कारण क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन आ गया, उससे क्या हो गया कि अनाज कम हुआ तो फूड का प्राइस भागने लगा। ये इससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, गरीब कस्बे के जो लोग थे, वे लोग खरीद नहीं पा रहे थे, तो एक तरह से बोले तो खाने के लिए भी दंगा होने लगा। ओके, और नहीं खरीदने की वजह से वीक बॉडीज़ भी उनका होने लगा, जो कि एक डिजीज़ की ओर इशारा करता है, जो कि एक डेथ को इंक्रीज करते, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। ओके, अब यहाँ पे देखिए खाने के लिए झगड़ा वगैरह होगा, फूड रियोट्स मीन्स क्या, दंगा फसाद होगा, तो इससे भी तो डेथ होगा। तो यही चीज़ आपको अरेंज करना था। ठीक है, आप लोग चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, अपने बुक में कर लीजिएगा। ओके, फिर देखिए ये क्या है, ग्रोइंग मिडिल क्लासेज इनविसेजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेज, मतलब प्रिविलेज को खत्म करना था, मतलब जो भी स्पेशल राइट्स वगैरह दिया गया था, उस सभी को खत्म करना था। ओके, इन्वेसेज का मतलब क्या था, मेक पॉसिबल इन माइंड। ओके, थिंकिंग एक तरह से थिंकिंग बोला जाए। ठीक है, इन्वेसेजेस का मतलब क्या है, मेक पॉसिबल इन माइंड। ओके, थिंकिंग। तो देखिए यह क्या है, यहाँ पे क्या है ना कि पीजेंट्स एंड वर्कर रिवोल्ट अगेंस्ट टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी। ओके, जाहिर सी बात है, पीजेंट्स लोग तो रिवोल्ट करेंगे, तो वही नहीं, यहाँ पे दंगा फसाद, यहाँ रिवोल्ट मतलब क्या, दंगा, रिवोल्ट करने से भी दंगा हो जाता है। ओके, तो वही बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बट दे डिड नॉट नो मीन्स हाउ टू ब्रिंग इट इन प्लान्ड वे टू चेंज सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। ओके, लेकिन इन जो पीजेंट्स थे जो कि रिवोल्ट कर रहे थे, मतलब इन लोगों को मतलब तरीका नहीं मालूम था किस तरह से रिवोल्ट करना है, चाहे बोलिए तो मतलब एक प्लान्ड वे में। ओके, सोशली कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, इकोनॉमिकली कैसे हम लोग एक ऑर्डर के तहत बदलाव ला सकते हैं, ताकि हमारा फाइनेंशियली जो भी हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमारा फाइनेंशियली कंडीशन बिगड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या, इट इज़ टोटल डिपेंड ऑन थर्ड स्टेट, जो कि पूरा का पूरा थर्ड स्टेट्स पे डिपेंड था। ओके, बिकॉज दे हैड बिकम अ प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, और उनके बीच देखिए एजुकेशन था नया आइडिया का। ठीक है, अब जैसे टैक्स भी उनसे ले रहे थे और नॉलेज भी उनसे ले रहे थे। तो थर्ड स्टेट्स में कौन थे, बिजनेसमैन थे। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवाया था, बताया था, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, ऑफिशियल लॉयर्स वगैरह थे। ओके, पीजेंट और आर्टिजन थे, स्मॉल पीजेंट्स एंड लेबर। ओके, देखिए पीजेंट्स और लेबर क्या करेंगे, अनाज बनाते हैं, और बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, मर्चेंट्स अभी इसको एक्सपेंड करते लेके जाते हैं, और ऑफिशियल लॉयर्स तब थे जो कि मतलब कागज़ कैसे इस चीज़ को ऑर्डर में लाना, कैसे ये इस चीज़ को काम में लाना है, इन सब का ये नॉलेज दे सकते थे। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था कि इनसे मतलब टैक्स सबसे लेना चाहिए था, यही कि इनको थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए देश के लिए काम करेंगे। तो वही यहाँ पे भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि थर्ड स्टेट से मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। ओके, प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। अभी मैं क्या बोला, न्यू आइडियाज़ के लिए लोग आगे बढ़ा सकते थे। ओके, देखिए अभी जैसे उनके माइंड में क्या था, इन्वेजेस वेयर, मतलब उनके माइंड में क्या थिंकिंग था। तो यहाँ देखिए इन्वेजेस का मतलब मैं अभी बताया था, जो मेक पॉसिबल इन माइंड, मतलब
कम से कम पॉसिबल किया जा सकता है। थिंकिंग थिंकिंग एक तरह से बोलिए थिंकिंग क्या था। ओके, तो देखिए सोशल ग्रुप्स मिडिल क्लास अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। ओके, पहला पॉइंट तो ये हुआ। मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। ओके, गुड्स का मैन्युफैक्चर करना था। दीज वेर एक्सपोर्टेड और ब्राउट बाय द रिचर मेंबर्स। ओके, और क्या था थर्ड स्टेट से कि थर्ड स्टेट्स पर्सन वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड, वे लोग क्या विश्वासी थे और पढ़े लिखे भी थे। ओके, तो उनसे क्या हो सकता है, डैट नो ग्रुप इन सोसाइटी इंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ। ठीक है, तो उनसे भी हो सकता था जिससे कि मतलब कोई भी ऐसा लोग भी नहीं था कि वहाँ पे इंजॉय कर सकता था प्रिविलेज। ओके, तो इन्वेस्टर्स का मतलब क्या हो गया, मतलब थिंकिंग, एक तरह से क्या थिंकिंग था। तो सोशल ग्रुप्स मिडिल क्लासेस अर्न देयर वेल्थ, मतलब सोशल ग्रुप थे और जो मिडिल क्लासेस थे मतलब वेल्थ वगैरह को भी ले रहे थे। ओके, थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड से उन लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा था। ओके, तो आप अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि व्हाट वेर द इन्वेजेस। ओके, तो आप ये 4 पॉइंट दे सकते हो आराम से। ओके, आपसे मान लीजिए पूछ देगा कि यहाँ पे जैसे देख लीजिए पूछ देगा कि व्हाट वेर द इकोनॉमिकल क्राइसिस इन फ्रांस आफ्टर 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 वार। ओके, आफ्टर 1789। ओके, तो इकोनॉमिकली क्या हुआ था ना कि इकोनॉमिकली काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ था। ओके, जैसा कि लुई 16 यहाँ बता रहे थे कि काफ़ी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आया था। ओके, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ओके, ये सब क्या है, मतलब एक तरह से बोलिए तो जो भी मतलब रिज़ल्ट हुआ फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, उसका क्या ये रिज़ल्ट हुआ। ओके, तो यही है। आप इसको जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ नहीं समझ में आया है और कहाँ समझ में नहीं आया है बताइए, ताकि मैं उसको और क्लियर कर सकूँ। ओके, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो, क्योंकि ये देखिए स्टार्टिंग है 9th क्लास का, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। आगे का जैसे जैसे मैं टॉपिक लाऊंगा और क्लियरिटी बनती जाएगी दिमाग में। तो फिर ठीक है, आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही। और इसलिए आप लोग क्या करिए ना, इसको मतलब समझिए, देखिए क्या है कैसे, अब इसको रिवाइज़ कर लीजिए। अगले दिन जो भी मैं वीडियो डालूँगा तो इसको मतलब इसको पहले पढ़ लीजिएगा, तभी वो मतलब देखिएगा तो थोड़ा सा आसानी रहेगा। इसीलिए देखिए इसको अच्छी तरीके से, समझिए क्या है, नहीं समझ में आ रहा 10 सेकंड 15 सेकंड 10 मिनट 15 मिनट आप लोग रिवाइंड कर लीजिए, तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज तक इतना ही हम लोग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि मतलब जो बच्चे अब तक जुड़े नहीं हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, और इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज़ अभी लाया गया है वो मतलब आप तक पहुँचेगा। ओके, उन तक पहुँचेगा। ओके, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो फिर ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।